हाँ जी, चलिए फिर शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। सारी चीज समझाएंगे बेटा, हैव सम पेशेंस। दिख रही है सबको स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने बताया, अभी डिस्कस किया कि मैथमेटिकल टूल्स क्या है, जो हमारे फिजिकल लॉज हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, उनको अच्छे से समझने में और उनको अप्लाई करने में, हमारी जो लाइफ है उसमें किसी भी तरीके से अप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स वो एक टूल है जो हमें हेल्प करता है, जिसमें मेन जो चीजें आती हैं वो वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा चीज कर रहे हैं? वेक्टर्स। जो बच्चे ने बताया अभी, टोनी ने क्या बताया कि जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दोनों, क्वांटिटी कैसी है? एग्जाम्पल दो, वेक्टर्स का एग्जाम्पल दीजिए। मैम 3 kg, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, फोर्स, मैम करंट है, प्रेशर है, मैम करंट प्रेशर, मैम करंट देखो यही बात बताई थी मैंने कल कि वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, ये तो बात सही है, पर डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर है। जैसे कि आ गया करंट, डायरेक्शन जरूर है लेकिन वो वेक्टर नहीं है। वेक्टर होने के लिए 3 चीजें हमारे जरूरी थी, वो अभी हम देखते हैं क्या क्या। ठीक है, तो जो आप बता रहे हो प्रेशर, सरफेस टेंशन, करंट, दीज आर नॉट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये बात याद रखो, वेक्टर है तो डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर है। समझ रहे हो बात? मैम टेंसर वेक्टर है, वो है वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। उससे पहले, क्योंकि अभी बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कल वाला क्लास नहीं लिया, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। तो वेक्टर मैम होने के टेंसर लिए, वेक्टर है, हाँ जी बेटा, मैम जो टेंसर है वो वेक्टर है। आंसर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी। जो करंट होता है, जिसको अभी हम स्केलर बोल देते हैं, बट वो एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी है, जो कि आप मास्टर्स डिग्री करोगे ना तब पढ़ोगे, तो अभी उसके चक्कर में नहीं पढ़ो। ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज होती है। हाँ जी, तो वेक्टर होने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी? मैम मैं बताऊं? बताओ बताओ। मैम मैं बताऊं? मैम होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। यस, डायरेक्शन है सबसे पहले, तो यही चीज है कि डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड। मैम मैम बोथ मैग्नीट्यूड तो मेरे को माइक ऑफ करने दो, ऐसे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, बच्चे बहुत ज्यादा है। देखिए, डायरेक्शन है ठीक है, पर कल एक वेक्टर हमने पढ़ा था जिसका मैग्नीट्यूड 1 था और उसके पास डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड को हम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहे, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारे पास 0, 1 और कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। तो जो सबसे जरूरी चीज है वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या था? इट शुड ऑबे कम्यूटेटिव लॉ, इट शुड ऑबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है? जैसे 5 में 3 ऐड किया इज इक्वल टू 3 में 5 ऐड किया, इस तरीके से। मान लो एक वेक्टर में अगर मैं बी वेक्टर ऐड कर रही हूँ, तो बी वेक्टर में अगर मैं ए वेक्टर ऐड करूँ तो वो सेम चीज आएगा। ये चीज मैं आपको भी ट्राइंगल लॉ कराऊंगी ना, उसके अंदर करके भी दिखाऊंगी कि कैसे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। इसके बाद क्या था? इट ऑबेज द लॉज ऑफ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब ये सारी चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास क्या होता है? एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर होता है। ये हम डिस्कस करेंगे आज पूरा डिटेल में। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्शन तो पता ही आपको वेक्टर की होती है। जो आपके पास करंट होता है ना, वो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसलिए हम उसको वेक्टर की क्वांटिटी में नहीं रखते हैं। डायरेक्शन जरूर है उसके पास, लेकिन वो ये फॉलो नहीं करता। या आपके पास प्रेशर है या सरफेस टेंशन है, ये सारी चीजें ये लॉज को फॉलो नहीं करते। तो ये भी जरूरी है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी इसी की तरह होता है, सेम। ये भी करेंगे आज हम।
ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये दोनों इक्विवेलेंट लॉज है, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, अभी हम देख करेंगे ना तब आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था, राइट। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। अनइक्वल वेक्टर्स जिनमें से एक भी चीज अलग हो गया, मान लो डायरेक्शन अलग हो गया, ठीक है, या मैग्नीट्यूड अलग हो गया। सेकंड हमने क्या किया था, पैरेलल वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल जो है वो क्या होता है 0 डिग्री, जैसे कि ये, या अगर मैं ऐसे ऐसे दिखाऊं, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो पीछे आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम टेल बोलते हैं, और ये आगे आपको दिख रहा है हेड। हेड जिधर है उधर वो डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। समझ में आ गया। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, मान लो कोई एक वेक्टर है ए, इसको हम ऐसे लिख दिए, ऊपर एरो बना दिया उसके, ठीक है। तो ये पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ओके। इसके बाद क्या डिस्कस किया था भाई, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे फॉल करते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स 3-4 नंबर पे था, कोलिनियर वेक्टर्स जो एक ही लाइन के अलोंग है। फिफ्थ कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होते हैं। हमेशा याद रखिए दो वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर है, सिर्फ दो वेक्टर्स अगर आप उठाएंगे तो दो वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर है। मैंने कल करके भी दिखाया था आपको, आप कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स ले लो, ये दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में ही आएगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये एक प्लेन में आएगा ना, इसको कैसे ही घुमा लो, ये भी एक प्लेन हो गया। लेकिन जब अगर तीसरा वेक्टर भी साथ में आ गया, मान लो ये तीसरा वेक्टर आ गया, तो ये आपके पास कोप्लेनर हो भी सकता है। अभी देखो ये सारे कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमा दी तो क्या ये कोप्लेनर बचा, दो तो आप कोप्लेनर में ला सकते हो, या तो इनको ले आओ या इनको ले आओ या इनको ले आओ, लेकिन ये तीनों इकट्ठा कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। कॉन्करेंट, यस कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो अभी इसके ऊपर स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो गया मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। कॉन्करेंट वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे लग रहा है, कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या है, जो एक ही पॉइंट पर लग रहा है। और इसके अलावा क्या क्या था हम लोगों ने, मान लो कॉन्करेंट का ऐसे दिखा सकते हो आप, एक मान लीजिए एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, एक ही पॉइंट पर सारे वेक्टर्स लग रहे हैं। इसके अलावा यूनिट वेक्टर, यस यूनिट वेक्टर का किसको प्रॉब्लम है भाई, क्या है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होते हैं, डायरेक्शन के लिए ही स्पेसिफिकली इस्तेमाल होते हैं, जो हमें डायरेक्शन बता दे, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है। क्लियर है सबको। या एक नल वेक्टर, नल वेक्टर बोलो या जीरो वेक्टर बोलो, जिसका आपके पास मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड 0 और उसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी। इसका एग्जांपल दिया था ना मैंने कल, एक मान लीजिए मालती जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, क्या एग्जांपल दिया था मैंने, याद करके बताओ। टीवी देखने वाला दिया था ना, मान लो रिमोट चाहिए है, आप बेड से सीधा डिस्प्लेसमेंट किया, आपने टेबल पे रखा हुआ है रिमोट, यहां से उठ के गए डिस्प्लेसमेंट किया, और वहां से आप वापस आ गए अपनी जगह पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया ना। लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, मालती आके कैसे बैठी है, इस डायरेक्शन को फेस कर रही है, इस डायरेक्शन को फेस कर रही है, टीवी को फेस कर रही है, या किसी और की तरफ फेस कर रखा है उसने, तो डायरेक्शन क्या हो गया, आर्बिट्रेरी। क्लियर है। करंट डेंसिटी स्केलर और वेक्टर, करंट डेंसिटी पे भी आएंगे बेटा, पहले जो अभी करा रही हूं वो करो, ठीक है। नल वेक्टर हो गया, कोलिनियर हो गया, यूनिट वेक्टर क्लियर है सभी बच्चों को, किसी को क्लियर नहीं है तो बताओ। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, उसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 है उसका। मान लीजिए मैं अगर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हूँ, मान लो कोई भी वेक्टर अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, एक तो उसका मैग्नीट्यूड जिसको हम ऐसे लिख देते हैं, और एक होता है उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन को मैं ऐसे कैप करके दिखाती हूँ,
ठीक है, समझ में आई बात? कैप करके, यस। अब हमने इसका कैसे किया था, मान लीजिए आपके पास 3 यूनिट वेक्टर हमने बताए थे, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर मान लो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो हम इसको आई कैप लिख देते हैं, अगर इस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है हम इसको जे कैप लिख देते हैं, और मान लीजिए ये एक वेक्टर है जो बोर्ड से बाहर आ रहा है, इसको हम के कैप लिख देते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी डायरेक्शन है, मान लो इसके पीछे है, इसको हम माइनस आई कैप बोलते हैं। हम इसकी डायरेक्शन को पलट दिए तो नेगेटिव आ गया। अगर ये जे है, इसका नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस जे। ये के है, इसका पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस के। समझ में आया? तो ये 3 हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस करे थे, इनकी डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई जेड की तरफ ये पॉइंट आउट करना है। इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 1 1 1, तीनों का। समझ में आ गई बात सभी को? हाँ जी, ओके। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था कल, अ फिजिकल क्वांटिटी m इक्वल्स टू 3 kg। अच्छा, एक चीज और करी थी, होल्ड, एक चीज और करी थी हमने, एंगल्स निकाले थे ना वेक्टर्स के बीच में, एंगल्स निकाले थे या नहीं निकाले थे? तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था, या तो टेल से टेल कनेक्टेड हो तो उनके बीच का एंगल लेना है। और आपका क्वेश्चन ये हो सकता था, मैम टेल टू टेल अगर 2 वेक्टर कनेक्टेड है तो एंगल तो ये भी हो सकता था। तो कंडीशन क्या था, थीटा हमारे पास 180 और 0 के बीच में ही होगा, या तो 0 या 180 या इन दोनों के बीच में। तो ये वाला एंगल तो 180 से ज्यादा हो जाता है, तो हम लोगों को छोटे वाला एंगल लेना जो 0 से 180 के बीच में लाई करना है। ठीक है, तो टेल टू टेल कनेक्टेड हो या फिर हेड टू हेड कनेक्टेड हो, इस तरीके से। तो ये जो एंगल है, क्लियर है सबको? ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अच्छा ये बताओ मुझे, मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, और ये आपके पास एंगल कितना हो गया, मान लो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये क्या ये 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा? क्या ये 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा? नहीं होगा। हमको लेना है टेल टू टेल या हेड टू हेड होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी और करी थी कि हम इस वेक्टर को आगे पीछे खिसका सकते हैं, या तो पैरेलल खिसका लो ऐसे, या आगे पीछे ऐसे अपनी ही जगह पे हम इसको खिसका सकते हैं। एंगल नहीं बदलना है इसका, बस इसको खिसकाना है, यानी हम इसको थोड़ा आगे बना लेते हैं ऐसे, तो ये चेंज नहीं होगा वेक्टर। एंगल क्या हो जाएगा फिर, टेल टू टेल कनेक्ट होने के बाद ये पूरा 180 होता है, 180 माइनस 30 कितना हो गया, 150 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। क्लियर है सभी को? वी कैन डिस्प्लेस इट, यस, पैरेलल टू इटसेल्फ, या आगे या पीछे। समझ में आई बात? डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट सब आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप जो मैं बता रही हूँ, अभी सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन वी विल कम ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आल्सो। ठीक है, तो अभी बताओ मेरे को, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर ए such that force is equal to mass into acceleration. Find magnitude and direction of F if first क्या है, acceleration equals to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आपको पता है कि एक वेक्टर जो है, ये मान लीजिए, चलो फोर्स ही ले लो, आपने फोर्स लिया हुआ ना, क्वेश्चन में क्या है, फोर्स है, ऐसे समझो इसको, ये फोर्स है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो फॉर्मूला सबने किया हुआ है। मास आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मास मान लो स्केलर क्वांटिटी कितना है, 3 kg, और एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्टवर्ड्स। देखो ये तो डायरेक्शन नहीं बदल सकता ना, ये तो उसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है, उसका डायरेक्शन नहीं बदल सकता। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही आपके पास फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी से डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, 9, यूनिट बता दो कितना आएगा, इसका कितना होता है केजी मास का, इसका कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपके पास न्यूटन होता है, 9 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है, ईस्टवर्ड्स। ठीक है, अभी आईजे में भी बताती हूँ उसको कैसे लिखेंगे। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब
दूसरा केस, a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थवर्ड, सेम चीज करेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी मास 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये हमारी वैल्यू को जरूर बढ़ा देगा, डायरेक्शन को नहीं छेड़ेगा। बाद में अंदर क्या है, -4, ठीक है, नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -12 नॉर्थवर्ड्स, राइट, सही है ये, -12 नॉर्थवर्ड्स, डायरेक्शन तो जो है एक्सेलरेशन का वही फोर्स का है, -12 नॉर्थवर्ड्स, समझ में आया। फिर क्या था कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है, माइनस नॉर्थवर्ड्स को मैं क्या लिख सकती हूं, साउथवर्ड्स, ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा 12 साउथवर्ड्स, 12 न्यूटन साउथवर्ड्स। आई बात समझ में। अब देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है। अगर कोई वेक्टर इस तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो नॉर्थवर्ड्स है, और उस वेक्टर का नेगेटिव कर दूं, मान लो यहाँ पर जो एक वेक्टर ये -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, ये इस तरफ दिखा रखा है, ये है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथवर्ड्स, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी समझिए कि उसका डायरेक्शन पलट दिया, नेगेटिव है इसका मतलब, अगर उसको हमको पॉजिटिव वे में लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -12 न्यूटन नॉर्थवर्ड्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको और सुंदर बनाना चाहते हैं, सिंप्लीफाइड पॉजिटिव क्वांटिटी में लिखना चाहते हैं, हम इसको लिख दें 12 न्यूटन साउथवर्ड्स, समझ में आया। हाँ, आई कैप और -j का इसको देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था एक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है, अगर मुझे ईस्टवर्ड डायरेक्शन लिखना है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लिख सकती हूँ ना, 9 आई कैप लिख दूं, और 0 j कैप, 0 k कैप, क्योंकि j और k में तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारे पास है ही नहीं, मैंने वैसे दिखाया आपको लिख के, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है हमको, राइट। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 12, और अगर मेरे को इसका साउथवर्ड्स का डायरेक्शन लिखना है तो -j कैप, या मैं यहां लिखना चाहती तो इसको कैसे लिख देती, -12 j कैप, एक ही बात है, सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर, क्लियर है बेटा, विवेक कुमार, ओके। अभी ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो बता दो, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, इसमें सीधी सी बात है, वेक्टर का डायरेक्शन जो है अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब उसको हम पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, उसका डायरेक्शन पलट दो, उसको हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं, सीधी सी बात इतनी है, ठीक है। चलिए आज हम करते हैं फिर अब वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के 3 तरीके होते हैं, वेक्टर एडिशन के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। एक तो आपके पास हेड टेल मेथड है, हेड टेल मेथड, ये सबसे बेसिक है और हम यूज भी नहीं करने वाले हैं, पर इसको समझना जरूरी है। सेकंड आपके पास क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अच्छा बताओ, हैंड रेस करो, किस किसने पढ़ लिया है, यस पॉलीगन भी है, ये सभी इक्विवेलेंट है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पढ़ लिया ना, चलो रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है। अच्छा मान लो कि मैं कहती हूँ काजल को कि मुझे दुकान से आप 5 किलो चीनी लेके आके दो, ठीक है, और मैं पीयूष को बोलती हूँ मुझे 2 किलो चीनी दे दो, तो मेरे अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल चीनी मैंने कितना मंगवाया है, बताओ, टोटल चीनी मैंने कितना मंगवाया है, 7 किलो, हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, इसमें कोई कहानी तो है नहीं, 5 पहले 5 में आप 2 ऐड करो या 2 में 5 ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या इसमें। 5 kg शुगर इन 2 kg शुगर ऐड किया, ठीक है भाई 7 kg आ गए, कोई समस्या नहीं,
लेकिन अब मैं आपसे 3 केसेस पूछूंगी। मान लीजिए कौन स्टूडेंट है अभी क्लास में? ज्योति। ज्योति यहां से जाती है शॉप तक, ठीक है, ये उसका शॉप है इधर, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं ये 5 मीटर किए हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब क्या करती है वो, वापस आती है, मान लो यहां तक वापस आई यहां से, और ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। एक वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 3 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये जो कि इस वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है, जो कि 3 मीटर हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, मान लो पहले वो जाती है शॉप पे, ठीक है, जो कि 5 मीटर डिस्टेंस पे है, फिर वो यहां से दूसरी शॉप पे जाती है जो कि 2 मीटर डिस्टेंस पे है। ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। अब मुझे बता दो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। और यहां देखो 5 में से 2 चला गया, 3 हो गया। अब एक और केस देखो, मान लो पहले वो जाती है सीधा यहाँ पे एक शॉप पे, पर उसने मम्मी ने काम दिया कि एक शॉप पे आपको कपड़े जो है प्रेस के लिए देके आने हैं। तो पहले वो यहाँ जाती है, जो सामान लेने लिया उसने 5 मीटर, और फिर वो यहाँ जाती है 2 मीटर। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर हो गया। अब बता दो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट? व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट? 7 होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट होगा ये। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ना? पढ़ा है नहीं पाइथागोरस थ्योरम? ये ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 2 है, ये 5 है, ये कितना होगा? ये कितना होता है रिजल्टेंट? 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे, 5 5 25 2 2 4, कितना हो गया? अंडर रूट 29। तो देखिए अलग अलग ये सारे मैंने वेक्टर एडिशन किए हैं, ठीक है। ये वाला है वेक्टर एडिशन इस तरीके से, ये वाला वेक्टर एडिशन इस तरीके से। तो इनका जो रिजल्टेंट्स आ रहे हैं, जो इनके आंसर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए वेक्टर एडिशन अलग है स्केलर एडिशन से। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो अभी हमको देखना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है भाई, पूछा क्या है, कहां से कहां तक का देखना है। ऐसे सीधा ही नहीं ऐड कर सकते वेक्टर एडिशन, हमको ये रिजल्टेंट्स निकालने। जैसे यहाँ जो ये रिजल्टेंट निकला वेक्टर वो ये निकला, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर निकला ये टोटल, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर निकला ये। इनका जो ये लेंथ है ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये और ये एरो इनका डायरेक्शन दे रहा है। समझ में आई बात? स्केलर एडिशन मतलब क्या है कि 5 में 2 जोड़ दिया, ठीक है। मान लो 5 मीटर में 2 मीटर जोड़ दिया, 5 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 5 किलो में 2 किलो जोड़ दिया, तो डायरेक्ट हो जाता है ना, उसमें हमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। टोटल मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा आपको। ये है वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन सीखने के लिए हमको 3 इन्होंने टूल्स दिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि सिमिलर है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे सिंपल वाला उठाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है भाई? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट्स से मान लीजिए कि आप यहां से यहां गए, इधर करके दिखाते हैं। मान लो आप यहां से, अच्छा सबसे पहले हेड एंड टेल बता देती हूँ मैं आपको, हेड एंड टेल कर लो। यहाँ हेड एंड टेल इजी है, हेड एंड टेल में कुछ नहीं है, हेड टेल मेथड, फिर ट्रायंगल लॉ करते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। हेड टेल मेथड में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक आपके पास यहां से यहां है और फिर मान लो एक यहां से यहां है। तो अगर मुझे ये मान लो ए वेक्टर है और ये आपके पास क्या है? बी वेक्टर है। तो अब इनका वेक्टर सम जो होगा वो रिजल्टेंट होता है ए प्लस में बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब यहाँ पर आर का डायरेक्शन क्या है? ये, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये इसका लेंथ। तो इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना, जैसे अभी पीछे लगाया था। लगा सकते हो या नहीं लगा सकते? बताओ। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा है, ठीक है। ये दोनों एक ही लाइन में, देखो ये इधर गया फिर इधर घूम गया, तो रिजल्टेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में लिया है हमने, यहां से यहां, ठीक है। तो ये है वेक्टर एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। जब आपका क्या हो रहा है यहाँ पे देखो,
एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है, तो इसका स्टार्टिंग जो इसका जो टेल है लास्ट वाले के हेड से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको रिजल्टेंट दे देगा। दिस इज हेड एंड टेल मेथड, और इसमें कोई कहानी नहीं है। ये आपको इजी पड़ता है जब जब आपके पास इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। आप निकाल सकते हो ना, आप निकाल सकते हो। एक इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लो इसके पास 5 मीटर है, इसके पास 2 मीटर है, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो आपके पास मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, डायरेक्शन तो हमको इस हेड से दिख ही रहा है कि डायरेक्शन किधर है। ऑलराइट, लेकिन अगर यही वेक्टर ऐसे है, एक मान लो और एक मान लो इधर चला गया, अब जो है 90 एंगल नहीं रहा, अब कैसे कैलकुलेट करूं मैं इसका मैग्नीट्यूड? नहीं कर सकती ना, कैसे करूं बताओ? डायरेक्ट तो नहीं कर सकती, पाइथागोरस नहीं लगा सकती इसके ऊपर सीधा। ठीक है, तो यहां पर हेड एंड टेल मेथड हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ का मतलब समझिए, मान लो मैं यहां से यहां तक गई, मैंने एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया, मान लो 5 मीटर ईस्टवर्ड्स गए हैं हम लोग, ये एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हम लोग मान लीजिए गए हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये डायरेक्शन पड़ रही है, तो मान लीजिए 2 मीटर आप इधर गए हैं, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंटेड होगा, जो कि इन अपोजिट ऑर्डर है इन दो वेक्टर्स के। मान लीजिए ये आपके पास इधर गया फिर इधर, ये दोनों तो सेम ऑर्डर में है ना, पहले इधर फिर इधर, फिर रिजल्टेंट क्या है? अपोजिट ऑर्डर में, ये इधर से आके इसको टक्कर मार रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइंगल लॉ है। इसका रिजल्ट जो आता है, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आता है वो मैं बता रही हूँ, वो ड्राइव करेंगे हम लोग। पहले देखो क्या आता है। ये इसको मान लो ए से रिप्रेजेंट करा है आपने, ये बी से, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ये आएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस में बी। इसका वैल्यू कितना आएगा? आर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अब हम इसमें, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। अभी कोस थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। बताओ कौन सा लूं? इसको एक्सटेंड कर लूं आगे थोड़ा, इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ या नहीं? इस वेक्टर को मैंने यहां दिखा दिया, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ये है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, टेल टू टेल बनाना है ना, थीटा। 60 डिग्री नहीं लेना या 120 नहीं, हमें नहीं पता वो किस एंगल पे है, वो इतने पे इतने पे इतने पे इतने पे है। हमने जनरल कोई भी एक पॉइंट मान लिया, वो उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। समझ में आया? तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कोस थीटा। ये ए बी जो आपको दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर्स नहीं है, ये याद रखो। और ये जो आर है ये भी आपके पास मैग्नीट्यूड है, और ये इसका अंडर रूट, ये इसका जो फाइनल आंसर होता है। फिर आपको डायरेक्शन चाहिए, तो मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये जो एंगल है ये हम कंसिडर कर लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा यानी कि रिजल्टेंट ए वेक्टर से कितना ऊपर है? अल्फा एंगल ऊपर है, तो मैं टेंजेंट अल्फा निकालती हूँ। कितना आता है वो? बी साइन थीटा बाय में ए प्लस बी कोस थीटा। अभी निकालेंगे, अभी आपको दिखाया है पिक्चर की, हमको निकालना ये है। अभी देखो, अभी कोस आएगा, जब डिराइव करोगे ना आपको फील आ जाएगा कि क्यों है ऐसे। अभी आएगा, देखो ये तो कहानी है जो हमें लेके आनी है, वो दिखाया आपको। अगर आप बात करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन इट इज यूज्ड फॉर टू वेक्टर्स, क्योंकि ट्राइंगल में तीन ही तो साइड होती है ना। दो वेक्टर आपने रिप्रेजेंट करे हैं कि एक का हेड दूसरे की टेल से कनेक्टेड है, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में लगा दिया, राइट? तो ये दो वेक्टर्स के लिए जनरली यूज हो रहा है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इफ two vectors are represented by two sides of the triangle, then resultant is given by third side of triangle taken in opposite order। ठीक है, इसको इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल
यहाँ पे लिख सकते हो आप टेकन इन सेम ऑर्डर, वो दोनों साइड सेम ऑर्डर में है। देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। समझ में आया? दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल से। देन ये दोनों किसमें? सेम ऑर्डर में। देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर होता तो क्या होता? सेम ऑर्डर होता तो क्या होता बेटा? ये है मान लो और ये है, तो सेम ऑर्डर तो ये हो जाता, एक ही लाइन में चल रहे हैं ऐसे। लेकिन थर्ड साइड किस में लेना है? अपोजिट ऑर्डर में लेना है। क्लियर है ये चीज सबको? थम्स अप अगर क्लियर है तो। ओके, तो अब इसको डिराइव करेंगे हम लोग। इंटरेस्टिंग चीज है, देखो जरा, यही मैं उठा के यहां बना रही हूं। मान लो ये आपके पास है फर्स्ट वेक्टर, दूसरा वेक्टर मैंने दिखाया है, लो मैंने दिखा दिया यहां पर, ठीक है। और रिजल्टेंट मैंने क्या बताया कि इसी पॉइंट से अपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे एंगल चाहिए दोनों वेक्टर्स का, तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ आगे। ये हो गया मेरा आगे की तरफ, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? थीटा। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ मैं? यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेती हूँ। मान लो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लिया ऐसे, ठीक है। ये 90 का एंगल हो गया। ये जो लेंथ है ये ए से रिप्रेजेंटेड है, डायरेक्शन तो एरो से दिख रहा है। ये जो लेंथ है ये बी से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, मैं इसका चलो आपको नाम रख के दे देती हूँ, ए बी सी और ये मान लो डी। तो मुझे सी डी और डी बी, ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में किया, निकाल के बताओ क्या होगा यूजिंग दिस ट्राइंगल, जिसका ये हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है बी। तो मुझे सी डी निकाल के बताओ कितना होगा। कम ऑन गाइस, आप कर सकते हो ये। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? सी डी, हाइपोटेन्यूज क्या है? बी। दिस इज इक्वल टू कोस थीटा। तो सी डी कितना आ गया? बी कोस थीटा। सिमिलर तरीके से डीबी निकालो, क्या होगा? साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बीडी डिवाइडेड बाय में हाइपोटेन्यूज बी, ये हो गया साइन थीटा। तो बीडी आ गया आपके पास कितना? बी साइन थीटा। क्लियर है ये चीज सबको? विवेक, वेरी गुड, विवेक बहुत पढ़ रहा है भाई, एंड ही इज वेरी एक्टिव। कितने जवाब दे रहे हैं? पर बेटा रिपीटेड नहीं बोलो ना, 4-4 5-5 बार लिख रहे हो, कॉपी करते हो। ओके, तो बीडी कितना आ गया? बी साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, ये मुझे बता दो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल। इतना तो ए है जो येलो दिख रहा है आपको, ए प्लस में बी कोस थीटा, यस और नो? राइट। और आपके पास ये साइड भी आ गया, कितना था ये आपके पास क्या है? बी साइन थीटा। क्लियर है सबको? अब मुझे ये बताइए, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं? पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं या नहीं लगा दूं? कितना हो जाएगा इसको? ये मान लो आपके पास क्या रिजल्टेंट, इसका लेंथ ले लो आर है, मैग्नीट्यूड ले लो आर, मतलब मैग्नीट्यूड लेना है आपको। तो ये आपके पास ऐसे लिख दूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में, सॉरी ये आपके पास क्या आएगा? ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। चलो आर अंडर रूट मैंने हटा दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? मान लीजिए ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स हो जाता है। इसमें किसी को दिक्कत है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, मुझे बार बार अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा प्लस में
b sin square theta. Is that clear to all of you? बस अब हमको सिंप्लीफाई करना है, इसको यहीं पर करते हैं। यहां पर मैं इसको रब कर रही हूं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, और ये वाला जो पार्ट है इसमें कॉमन ले सकती हूँ मैं बी स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। पता है ना, ऐसा तो नहीं किसी को आइडेंटिटी नहीं पता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 1 1, पता है ना ये। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब जो बच्चा पूछ रहा था ये कोस थीटा कहां से आ गया मैम, आगे समझ में आया कोस थीटा कहां से आया है? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो अभी कभी भी आपको दो वेक्टर्स दे दे, लेकिन ट्रायंगल लॉ में कैसे कनेक्टेड है दो वेक्टर्स, ये इसका टेल से, इसके हेड से अगले का टेल कनेक्टेड है, और फिर थर्ड साइड से रिजल्टेंट आ रहा है। सिमिलर तरीके से अब मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए। ये फॉर्मूला जो है ये भी आ जाएगा। देखो ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, मुझे देखना है कि रिजल्टेंट ए से कितना ऊपर है। तो मुझे टेंजेंट अल्फा निकाल के दिखा दो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर। इन ट्राइंगल ए बी डी मुझे टेंजेंट अल्फा निकाल के बताओ कितना होगा। परपेंडिकुलर बाय में बेस कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा बाय में ए प्लस में बी कॉस थीटा। क्या मेरे रिजल्ट्स मैच हो रहे हैं? क्या हमारे रिजल्ट्स मैच हुए या नहीं हुए? यस। तो वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ क्लियर है सभी बच्चों को? क्रिस्टल क्लियर है? फाइन। सो आगे चले। अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बिल्कुल यही है। अभी देखो डिफरेंस कहां आएगा, अभी देखो कहां आएगा डिफरेंस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है, अगर मैं दो वेक्टर्स ऐसे ले लूं, मान लो एक वेक्टर, ये पॉइंट ले लो, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में, यानी एक ही पॉइंट पर डायरेक्शन है दोनों का आउटवर्ड्स। इस तरह का केस में मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा रही हूं। जैसे मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अब मैं एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम, देखो ये दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। आपको पता है ना पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो मैं इस पैरेललोग्राम को ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स को। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो कहां से होगा, इन्हीं के इंटरसेक्शन, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा और इस तरफ जाएगा ऐसे। समझ में आया? और अभी देखना है ट्राइंगल लॉ जैसा आपको दिखेगा, अभी देखना ट्राइंगल लॉ जैसा दिखेगा। तो पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, फाइनल रिजल्ट्स क्या आएंगे वो मैं बता देती हूँ। फाइनल रिजल्ट्स क्या है, सेम आएंगे। ये मान लो आपके पास B है, ये मान लो A है, मैग्नीट्यूड दिखाया मैंने, और ये रिजल्टेंट R है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। सेम रिजल्ट है, इक्विवेलेंट है दोनों, लेकिन वेक्टर्स लग कैसे रहे, बस उतना ही फर्क था। इसको देखो हम ट्राइंगल लॉ की तरह कैसे दिखाएंगे। और अब इसमें मान लीजिए मुझे देखना है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो यही अल्फा ले लेती हूँ मैं। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा बाय में ए प्लस में बी कोस थीटा। क्लियर है ये चीज सभी बच्चों को? यस। कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से दोनों को काटते हुए जा रही है रिजल्टेंट। यस। तो अभी देखो निकालेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा, चलो पहले डेफिनेशन लिख लो, पेपर में छापनी है ना डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, क्या स्टेट करता है, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, आर एक्टिंग on a point at the same time, at the same time where both of them in magnitude, both of them
in magnitude and direction are represented by the two sides of parallelogram projecting from a point then the resultant addition vector is represented by the parallelogram by the diagonal of the parallelogram. ये कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रही है, आसान बहुत है. बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. क्या कह रहा है देखो, दो वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, ये बी और ए दोनों वेक्टर्स हैं एक्टिंग ऑन अ पॉइंट एट द सेम टाइम वेयर इन बोथ ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड है? बाय द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, जो इस एक पॉइंट से प्रोजेक्ट हो रहे हैं, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं. बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, देन द रिजल्टेंट एडिशन वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट एडिशन वेक्टर होगा, एक रिजल्टेंट भी तो एक वेक्टर ही आएगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज आर वेक्टर, तो वो क्या होगा? इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. क्लियर है? छोटी आपको छोटी देखो यही है, इफ टू वेक्टर्स acting on a point at the same time, ठीक है, are represented by the two side of, ये काट दो, चाहे आप ये काट दो. पता ही है भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साइड ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंटेड है by the two sides of parallelogram projecting from a point, then the resultant addition vector is represented by the diagonal of the parallelogram. आसान है, साइड है, ठीक है, दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो साइड की तरह है, एक ही सिंगल पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा आपके पास? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, छोटा कोई जरूरी थोड़ी आपको वर्ड टू वर्ड सेम उसके अंदर यूज करना है, ठीक है. अभी देखो हम इसको सॉल्व करते हैं. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अभी करके जाएंगे आज सभी बच्चे, क्योंकि दोनों सेम है. अभी हो जाएगा. देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं डायग्राम दोबारा, जिसको भी डायग्राम में कंफ्यूजन है. एक वेक्टर हो गया ये, एक वेक्टर हो गया ये, और ये है बी, ये है ए. मैग्नीट्यूड में एक सिंगल पॉइंट पे लग रहा है, सेम टाइम पे लग रहा है, ठीक है. तो रिजल्टेंट क्या होता है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. तो हम ये जो इमेजिनरी पैरेललोग्राम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि पैरेललोग्राम है और ये इसका रिजल्टेंट होगा. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये बी है, अगर ये वेक्टर बी है, तो मैं इसको यहां नहीं दिखा सकती क्या? इसको ऐसे खिसका के, मैं ये पैरेलल साइड है ना दोनों, अगर मैं यहां से यहां खिसका के ले आऊं, तो ये जो लेंथ है आपको, ये बी ही नहीं मिलेगी क्या? यस और नो? अर्पिता बस ये लास्ट टॉपिक है, देन वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है. तो ये खिसका के मैं ले आई, यहाँ पे खिसका के ले आई आगे, तो इसको भी मैंने बी लिख दिया, ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, यहां से सेम परपेंडिकुलर डालती हूँ नीचे, जैसे पहले डाला था. ये एंगल क्या हो जाएगा? 90. अगर ये बी है तो पीछे निकाला था आपने, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बी कोस थीटा. समझ में आई बात? हाँ जी बेटा, हाँ जी. ये दोनों देखो पैरेलल है, इन दोनों के बीच में हम एंगल थीटा मान लेते हैं ना. दो वेक्टर्स टेल से टेल कनेक्टेड है, उसमें तो हमको दिक्कत ही नहीं है एंगल लेने में. वेक्टर टेल से टेल कनेक्टेड है, राइट, तो एंगल कितना हो जाएगा? थीटा. पिछले वाले में हमने उसको आगे खिसकाया था क्योंकि आपके पास टेल से टेल नहीं कनेक्टेड था. यहाँ देखो हमने इसको थोड़ा आगे खिसकाया था, तो यहाँ थीटा हमने लिखा था. यहाँ पर तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं. ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है,
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हो आप। अब ये ट्राइंगल जो बन गया, अब ये क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। सिमिलर तरीके से मान लो इसको ए बी, इसको लिख लो आप सी डी। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम के अंदर आपने निकाल लिया कि आप बी सी कितना आ गया आपके पास, बी साइन थीटा, और आपके पास इसको मान लो आप ई पॉइंट, ई सी कितना आ जाएगा, बी कोस थीटा। अब बड़े वाला जो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, सेम जैसे हमने ट्राइंगल लॉ में उठाया था, ये हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, सेम तरीका बिल्कुल डिट्टो। ये देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना आया था, ए प्लस बी कोस थीटा, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, ए प्लस में बी कोस थीटा। ठीक है, तो आपके पास आर स्क्वायर यहाँ भी कैसे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, सेम नो चेंज। और आप टेंजेंट अल्फा निकालना चाहते हो तो ये एंगल अल्फा ले लो, टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, वही बी साइन थीटा बाय में ए प्लस में बी कोस थीटा, सेम रिजल्ट है। बस आपका जो वेक्टर का पोजीशन था उसके हिसाब से ये दो केसेस बन गए। मान लीजिए हमारे पास अगर इस तरह आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेड है तो हम लोगों ने इसको यहाँ सॉल्व किया, और अगर इस तरह वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड हैं तो हम लोगों ने इसको पैरेललोग्राम इमेजिनरी मान के और फिर सॉल्व किया। इतना ही फर्क है। ठीक है, दिख रहा है अभी? मैंने आज पहली बार जूम करके देखा है, मेरे बच्चे ने पूछा बड़ा करो, मैं क्या जूम करके देखते हैं। ठीक है, ये बी है आपके पास, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्लियर? रिजल्टेंट क्या शो करता है, रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन शो कर रहा है, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। मान लीजिए एक बच्चा फोर्स लगा रहा है इधर, एक बच्चा फोर्स लगा रहा है इधर, तो जो आपके पास नेट फोर्स लग रहा होगा ना, वो आपके पास ऐसे बीच में से निकल रहा है। समझ में आई? अब ना तो ये पूरा असर ये वाला होता, ना पूरा असर ये वाला होता, असर क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है उनको। समझ में आई अभी? ट्राइंगल क्लियर है सभी को? क्या कह रहे हो विवेक बेटा, क्या प्लीज बोल रहे हो, बताओ। पायरेडिन मतलब, चलो मैं माइक ऑन कर दूं, जिसका प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड वी विल डिस्कस दैट।